मुझे दिख रहा है। क्या हो गया? okay. स्क्रीन दिख रहा है? हेलो सर। हेलो मैडम, हाँ बोलिए। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ मैडम, हाँ ओके। नमस्ते बच्चों। अभी हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भाग 1, जिसमें आज हम बोर्ड के प्रश्न पत्रों का प्रारूप हम डिस्कस कर रहे हैं। कई सारे टीचर्स आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। इसमें अब आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आपके जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हमें कुल 4 प्रश्न होते हैं विज्ञान भाग 1 में, और उन चारों में चौथा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें 5-5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भी एक प्रश्न हमें हल करना है। तो अंक हमें 5 मिलते हैं। एक प्रश्न हल करना है 5 नंबर का, और ये जैसा कि आप देख सकते हो 5 नंबर यानी काफी बड़ा प्रश्न होता है। तो इसमें जो भी आपको उत्तर लिखने होते हैं तो वो कई तरह से पूछते हैं। कभी कभी तो आप जैसे इसको क्या कहते हैं, आपने उत्तर दे दिया, 1 नंबर आपको मिल गया। या फिर कभी कभी थोड़े बड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कि चरित्र की रचना, उसका सब कार्य प्रणाली, उसका डायग्राम सब बनाओ। तो ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आपको इन 5 नंबर के प्रश्नों में पूछेंगे। तो आज हम आपके विज्ञान भाग 1 के लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5, 1 से लेकर 5 पाठ के सिलेबस में से कितना आपको यहाँ से प्रश्न, संभावित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं 1 से लेके 5 पाठ तक, उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है जिसमें आपको आवर्त सारणी दी गई है। क्या हुआ? करो ना। यस, पूछो। ठीक है। मुझे दिख रहा है? सर दिख रहा है क्या स्क्रीन? बच्चों से पूछ। हेलो बच्चों, आपको दिख रही है स्क्रीन? बच्चे हाँ मैडम का दिख रही है सर ना। हेलो, ओके सर। क्या रखना है? हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। क्या आवाज जाएगी? सब बच्चों देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जो कि आप जानते हैं, आपने पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी का पिक्चर है। आवर्त सारणी आपने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। इसकी सारी बातों को आप जानते हैं। आवर्त सारणी में कितने खंड होते हैं, कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं, परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से घटती है, विद्युत घनता कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इन सब का आपने अध्ययन किया हुआ है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये सब चीजों के बारे में पता है। तो अगर जानकारी आपको इन सब चीजों की है तो आप कैसे भी प्रश्न वही होते हैं, बस उनको पूछने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से पता है, पाठ्य पुस्तक की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अगर हमको पता है, तो हम किसी कोई भी प्रश्न हो उसको किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, तो उसका हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आप बहुत इंजॉय करेंगे इनको हल करने में। तो देखिए एक चित्र आपके सामने है जो कि आवर्त सारणी का है, आप सब जानते हैं। इस पे 5 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है, 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप समझ जाइए कि हर एक उत्तर के लिए आपको 1-1 अंक मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न जैसे बच्चों है कि आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था किस आधार पर की गई है। बच्चों आप सब जानते हैं कि आधुनिक
आवर्त सारणी की रचना है, जो व्यवस्था है, वह तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, तब परमाणु क्रमांक के आधार पर की गई है। ये आप सबको पता है। तो आपने बस इतना आंसर लिख दिया कि परमाणु क्रमांक, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप पूरे वाक्य में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर की गई है। ऐसा आपने लिखा तो भी चलेगा, या आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर की गई है, तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। बस परमाणु क्रमांक जो इसका मेन उत्तर है, मेन मुद्दा है, वो वहां पर प्रदर्शित होना चाहिए आपकी उत्तर पत्रिका में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, आकृति में विविध खंड कैसे दर्शाए गए हैं? आप सबको पता है, इसमें हमारे पास एस खंड है, पी खंड है, डी खंड है और एफ खंड है। तो बस ये नाम लिखते जाइए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपका 1 नंबर तैयार है। और आप सबको पता है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्त सारणी के तत्वों को कुल 4 खंडों में विभाजित किया गया है, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। तो बस यही आपको लिखना है, आपका 1 नंबर का उत्तर, 1 नंबर आपके झोली में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे पर कौन से तत्व हैं? आप सबने बच्चों पढ़ा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा जहाँ पे दिख रही है आपको, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा यहाँ पे दिख रही है, इसके किनारे पर आपको जितने हमारे धातु सदिश हैं, धातु सदिश यानी मेटलॉइड्स, आप सबको पता है, जिनमें धातुओं के भी और अधातुओं के दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं, उनको हम धातु सदिश कहते हैं। तो जो रेखा हमें सारणी में, इसके किनारे पर जितने भी तत्व हैं वो सारे धातु सदिश हैं। तो आपने सिर्फ लिख दिया धातु सदिश, 1 नंबर आपको मिल गया। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के पहले समूह के दूसरे आवर्त के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दर्शाने वाली आकृति बनाइए। तो अब आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आवर्त सारणी के पहले समूह का दूसरा आवर्त, पहला समूह और दूसरा आवर्त, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई वुड लाइक टू शो यू, 1 मिनट बच्चों, जस्ट वेट करिए। देखिए, आवर्त सारणी हमारे सामने है और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा पहला समूह है, ये पहला समूह जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आपको दिख रहा है, ये पहला समूह है। और पहले समूह का दूसरा आवर्त, दूसरे आवर्त है, तो बेरिलियम दूसरे समूह का हो जाता है। ये ध्यान देना है, हमें क्या बोला गया है, पहले समूह का पहला समूह और दूसरा आवर्त। तो अगर आपने यहाँ पे बेरिलियम दूसरे आवर्त में है, लेकिन बेरिलियम पहले समूह में नहीं है, वो आपको ध्यान देना है। तो इसलिए पहला समूह और दूसरा आवर्त, इन दोनों को जो सेटिस्फाई करता है वो तत्व है हमारा लिथियम। तो लिथियम का हमको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो आप सबको पता होना चाहिए कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा, आप इसको ऐसे बनाएंगे, एक यहाँ पे राउंड दिखाएंगे, पहले आप इसे लिथियम लिख लीजिए, एक फिर उसको एक, ये लिथियम का केंद्रक है और लिथियम दूसरे आवर्त में है, तो इसके पास 1 कक्षा और ये 2 कक्षा आपको बनानी है। उसके बाद परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप अपना लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दर्शा सकते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं लिथियम 2,1। दूसरे आवर्त का है ये। तो आप सबको पता है कि जो तत्व जिस आवर्त में होता है उसके पास कक्षाएं भी उतनी हैं। तो लिथियम अगर दूसरे आवर्त में है तो लिथियम के पास 2 ही कक्षाएं होंगी और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप बना देंगे। बस इतना ही काम आप करेंगे तो 1 नंबर आपको आराम से यहाँ पर मिल जाए।
प्रश्न बहुत आसान है, आप आराम से इनको हल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। चैप्टर्स को थोड़ा रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आप किसी प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। इसमें लास्ट का प्रश्न पूछा है बच्चों की आवर्त सारणी में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। इस कथन को आवर्त सारणी के आवर्त से हम जैसे से बाएं से दाएं जाते हैं, आपने पढ़ा है, आप सबको ये सारणी में जैसे जाते हैं त्रिज्या कम होती है, इसको हमको आवर्त सारणी के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आप इसमें कोई भी एक आवर्त ले लेंगे, दूसरा आवर्त, उसमें से दूसरा आवर्त आपने लिया, तो इसमें हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सारे हमारे पास तत्व हैं। तो इन सबको आपको ये बताना है कि एक ही जो तत्व होते हैं आवर्त के, अगर जो तत्व जिस आवर्त में है उसके पास कक्षाओं की संख्या उतनी होगी, तो कक्षाओं की संख्या उतनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक में क्रमशः वहां पर क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, और वो सारे जो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी कक्षा में समाहित होते हैं, जिसकी वजह से केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु आकार छोटा होते जाता है। ये सेम उत्तर जो आपने, ये उत्तर हमने डिस्कस किया है कि आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर त्रिज्या कम होती है, आपको वही उत्तर इस प्रश्न के लिए आपको डाल देना है, तो 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप 5 नंबर अपने खाते में डाल सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। अब जो उसी पाठ में से देखिए एक और प्रश्न दिया गया है, ये मार्च 2099 के इसमें आपको पूछा गया था, 2019 के इस प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था। तो इसमें ये चीज दी गई थी, तत्व हैं जैसे ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और लिथियम, ये तत्व दिए गए थे, और नीचे उनकी परमाणु त्रिज्या दी गई है। ऑक्सीजन की 66 है बच्चों, बोरॉन की 88, कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 74, बेरिलियम की 111 और लिथियम की 152। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। और जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए बड़े आसान से प्रश्न है कि उपर्युक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के अवरोही क्रम में लिखिए। अब आप सबको पता होना चाहिए, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटा फिर उससे ऐसा, अवरोही बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको परमाणु त्रिज्या दी गई है, आपको कहीं से ढूंढना नहीं है, आपके सामने परमाणु त्रिज्या दी गई है। ये आपके सामने परमाणु त्रिज्या दी गई है, इधर देखिए आप। तो क्या करना है, अवरोही क्रम का मतलब, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा। तो आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे है लिथियम का 152। तो आप यहाँ पे अपनी सारणी में ऐसे आप लिख सकते थे, लिथियम लिख के बाद आपको T8 है तो लिख दीजिए। उसके बाद कौन है, कार्बन है 77, उसके बाद नाइट्रोजन है, और लास्ट में है ऑक्सीजन सबसे छोटा 66। तो उसके सामने त्रिज्या त्रिज्या इनकी लिखते जाइए, लिथियम की 152 लिख दीजिए, फिर बेरिलियम की 111 लिख दीजिए, बोरॉन की 88 आपने लिख दिया, और कार्बन का आपने लिख दिया 77, और नाइट्रोजन आपने लिख दिया 74, और ऑक्सीजन आपने लिख दिया 66। तो इस प्रकार से ये आप इतना सारणी बना लेंगे तो 1 नंबर आपके पास पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में उपर्युक्त तत्व किन आवर्तों के हैं? अब बच्चों देखो ये प्रश्न किन आवर्त के हैं, आपको आपको इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको चीज बताई थी कि जो तत्व जिस आवर्त में होता है उसके पास कक्षाएं उतनी ही होती हैं, मतलब जितनी कक्षाएं होंगी तत्व उसी आवर्त में है। अगर एक तत्व के पास 5 कक्षाएं हैं, इसका मतलब वो 5वें आवर्त में है। अगर उसके पास 3 कक्षा है, मतलब वो तीसरे आवर्त में है। तो अब हमें पता लगाना है कि जो तत्व हमको यहाँ पे दिए गए हैं, ऑक्सीजन, बोरॉन एक्सेट्रा, ये तत्व किस आवर्त के हैं। तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है,
हमें इनका परमाणु क्रमांक, बच्चों आप 1 से लेकर के 30 तक, कम से कम 30 तक के तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक आप याद रख लो। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरॉन का 5, का ऑक्सीजन का 6, कार्बन ऑक्सीजन का 5, कार्बन का 6, ऐसे आप याद बोरॉन, ऐसे आप याद कर लीजिए। तो याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब अगर एक एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन आपने लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों है 8। तो परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा वो होगा 2,6। तो इसके पास कक्षाएं कितनी है? 2 कक्षाएं हैं। तो इसका मतलब है कि ये दूसरे आवर्त में होगा। तो ये जो सारे तत्व हैं ये दूसरे आवर्त के हैं, ऐसा आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपयुक्त तत्व दूसरे आवर्त के हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, तत्वों का यह व्यवस्थापन आधुनिक आवर्त सारणी में उपयुक्त आवर्तन से कैसे समान है? अब इसके लिए बच्चों आपको इसमें यही देना है कि आवर्त में, अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या की बात हुई है ना, हमें तत्व दिए हैं और उनकी त्रिज्या दी है। तो से हम त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। त्रिज्या जैसे जैसे हम आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, त्रिज्या कम होती जा रही है, कम होती जाएगी। तो इसमें हमें वही उत्तर लिखना है कि किसी आवर्त में हम जब बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो त्रिज्या में कमी होती है और तत्वों है यह आधुनिक आवर्त सारणी के अनुरूप है। क्योंकि अभी हमने पता क्या किया कि तत्व जो है वो आवर्त है, तो हमें इसमें ये लिख देना है कि जो तत्वों का जो व्यवस्थापन है वो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 के अनुरूप है। ऐसा हमें यहाँ पे उत्तर लिखना है। नंबर यहाँ पे तैयार है। अगला प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटा और सबसे बड़ा परमाणु। तो उतना ही बड़ा होगा, त्रिज्या जितनी छोटी होगी तत्व उतना ही छोटा होगा। और ऑक्सीजन का सबसे कम है 66, तो सबसे तो बड़ा तो छोटा। इसके बाद किस सारणी में बाएं से में जो कमी है वो कौन सा जवाब है? तो आपको ये लिखना है, इसमें एक लाइन में आंसर लिखना है कि बाएं से दाहिनी ओर जाने पर त्रिज्या में क्रमशः कमी होती है और आकार बढ़ता है। त्रिज्या में त्रिज्या कम होती है और आकार छोटा होता है। सॉरी, जैसे जैसे हम बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं त्रिज्या कम होती है और आकार छोटा होता जाता है। ऐसा हमको वहां पे उत्तर डालना है। ये प्रश्न बच्चों पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आया था, मार्च 2020 के पेपर में आया था। ऐसा चित्र वहां पे दिया हुआ था, ये फिगर दी गई, फिगर गई टीम में, और ये 5 प्रश्न पूछे गए थे उसमें, और बड़े आसान थे, चित्र में ही सारा उत्तर मौजूद था। जैसे पहला प्रश्न था, जंग किसे कहते हैं? आप सबने पढ़ा है। जंग किसे कहते हैं? जो भी हमारे वायुमंडल में घटक है, नमी है, आर्द्रता है, उसकी वजह से धातुओं का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होकर के धातु के ऊपर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, इसी को हम जंग कहते हैं। आपने पढ़ा है, तो वही आपको आंसर यहाँ पे डाल देना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। जंग का रासायनिक सूत्र बच्चों ने देखिए यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है। Fe2O3.H2O, बस इतना ही लिखना है आपको, Fe2O3.H2O, इतना आपने लिख दिया, 1 नंबर आपका तैयार है वहां पे। धनाग्र भाग में एनोड के पास आयरन के ऑक्सीकरण की क्रिया, ये भी यहाँ पे दिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धनाग्र, धनाग्र में, और यहाँ पे लिखा है लोहा। तो धनाग्र में लोहे का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया, ये जो लिखा है Fe2 प्लस 2E, ये आपको यहाँ पे बस लिख देना है, 1 नंबर आपको मिले। मतलब उत्तर चित्र में ही सारा
चित्र में ही सारा उत्तर बच्चों यहाँ पे मौजूद था। ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास ऑक्सीजन के अपचयन की क्रिया लिखी है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ऋणाग्र, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन। तो ये वाला रिएक्शन वहां पे आप लिख देंगे, आपको एक नंबर वहां पे मिल जाएगा। और लास्ट में पूछा है क्षरण क्या है, तो जैसे जंग लगता है, जंग लगता ही है, तो जंग लगने से धातु क्या होती है, कमजोर होती है, उसका छीजन होता है, जल्दी खराब हो जाती है, टूट जाती है, इसी को हम कहते हैं क्षरण। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान सा प्रश्न था और बर लिए थे, हमने पेपर चेक किया था, लगभग सभी बच्चों को इसमें से 5 में से 5 या 5 में से 4 नंबर सारे बच्चों को इसमें मिले थे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और ये भले ही 5 नंबर के हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं कि बड़ा अंक होता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से ये ऐसे प्रश्नों को तैयार करके आप 5 नंबर इस क्वेश्चन नंबर सकते हैं। देखिए ये सवाल इतना आसान था, सब कुछ चित्र में दिया हुआ था। अगर हमें कुछ जानकारी नहीं भी होती तो हम बस चित्र को देखते, अगर समझते, चित्र को देख करके समझ करके ही भी हम आसानी से इसके उत्तर सब लिख सकते थे। तो ये लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर का ये प्रश्न था और सभी बच्चों ने इसमें अच्छे से अंक स्कोर किए थे। तो आई होप आपको भी ऐसे प्रश्न आए और आप भी उसमें अच्छे अच्छे नंबर ले। अब पाठ्य पुस्तक की कृति में ही दिया हुआ है प्रश्न, ये भी आपको पूछा जा सकता है 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए भी आपको आ सकता है। जैसे बेरियम सल्फेट का विलयन है, उसमें पोटेशियम क्रोमेट डाला हमने, तो हमें अपने निरीक्षण के आधार पर इन प्रश्नों के हमको उत्तर वहां पे लिखने हैं। तो इसमें अगर हम बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं, अब बच्चों इसमें आपको यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अणुसूत्र, पोटेशियम क्रोमेट का अणुसूत्र, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी किताब में दिया है, आप किताब पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। निर्माण हुए अवक्षेप का रंग कौन सा था, इसका उत्तर है बच्चों पीला। ध्यान रखिएगा, रंग है पीला। अवक्षेप का नाम आपको लिखना है, तो अवक्षेप का नाम है बेरियम क्रोमेट। मैं आपको अभी इसका एक संतुलित समीकरण बताती हूँ लिख करके, अब देखिए ध्यान से। हमने लिया है बेरियम सल्फेट, बेरियम बेरियम होता है और सल्फेट के लिए हम SO4 लिखते हैं। इसमें हमने डाला है पोटेशियम क्रोमेट CrO4। तो ये दोनों पदार्थ को हम कहेंगे अभिकारी पदार्थ। आपको पता है अभिकारी पदार्थ यानी किसी भी प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन है, ये दोनों अभिकारी पदार्थ हैं। अब इनके रिएक्शन के रूप जो हमें उत्पाद मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, सामने होना चाहिए था बच्चों, लेकिन जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये Ba प्लस और SO4 माइनस, यहाँ पे K2 प्लस और CrO4 माइनस। तो यहाँ पे जो ये प्लस है वो यहाँ इस माइनस के साथ जुड़ जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, BaCrO4 प्लस, अब इसका माइनस प्लस से जुड़ जाएगा तो इसको हम SO4। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा और इसका नाम है बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्रोमेट का हमें अवक्षेप मिलता है, ये अवक्षेप येलो कलर होता है। तो ये बच्चों संतुलित समीकरण है। इसका भी प्रश्न है कि इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए, तो आपको इस प्रकार से वहां पे लिखना है। और ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, आप सब जानते हैं, ये युग्म विस्थापन है। यहाँ पे विस्थापन हुआ है और युग्म विस्थापन बदली हुई है। आपको युग्म विस्थापन की परिभाषा भी पता है, आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है, उस अभिक्रिया को हम युग्म विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आयनों की अदला बदली हुई है, ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ गया, तो आयनों की अदला बदली हुई है और
अवक्षेप तैयार हुआ है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम युग्म विस्थापन कहते हैं। तो इसमें 5 प्रश्न कैसे बने? अवक्षेप कौन सा था, इसका संतुलित समीकरण लिखिए, अवक्षेप का नाम बताइए, ये अभिक्रिया युग्म विस्थापन कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन है कि युग्म विस्थापन है, उसके लिए एक आप लिखेंगे युग्म विस्थापन है। और लास्ट में आपसे परिभाषा पूछ दिया कि आप अभिक्रिया लिखिए, तो आपको लिखना है जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों की आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होते हैं, उसे हम युग्म अभिक्रिया कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको आ सकते हैं और आप इसमें आसानी से आप 5 नंबर ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 5 प्रश्न के उत्तर हमने लिख लिए। अवक्षेप का नाम, अवक्षेप अवक्षेप कौन से कलर का था, येलो। संतुलित समय लिख के देखा था, इसको हम क्या कहेंगे, युग्म विस्थापन, और उसकी परिभाषा भी हमने अभी डिस्कस। नंबर का आपका प्रश्न तैयार है। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब बच्चों चौथे पाठ पे आते हैं। चौथे पाठ में जो आपको बड़े बड़े प्रश्न आ सकते हैं, उसमें ज्यादातर आपको मोटर और जनरेटर, मोटर को बच्चों चलित्र भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोटर को चलित्र भी कहते हैं। चलित्र और जनित्र दो चीजें हैं। और जनरेटर, उसमें हमको सिर्फ एसी जनरेटर को ही पढ़ना है, डीसी आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ऐसा फिगर आपको दिया जाएगा, फिगर को देख के आपको समझना है। प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उपयुक्त कृति कौन सा उपकरण की रचना दर्शाती। अब इसमें आपको देना है या जो रचना मोटर की रचना है। मम्मा छोड़ दो ना उसको। बच्चों देखिए, अगर आपको फिगर में ऐसे सेल दिखाए गए, देखिए जो रचना यहाँ पे है, रचना है बच्चों, यहाँ पे आपको बैटरी दिख रही है ना। तो अगर बैटरी लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं मतलब यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो रहा है। तो उपकरण को हम मोटर कहते हैं। यहाँ बैटरी रहेगी, अगर आपको सेल दिख रहा है वहां पे, तो उसको आपको मोटर लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो उत्तर आएगा वो आएगा मोटर। तो बस आपने मोटर लिख मिल जाएगा। अब यह उपकरण कौन से सिद्धांत पे काम करता है। अब बच्चों आपको पता है कि मोटर में हमारे पास मैग्नेट होता है और हमारे पास यहाँ पे देखिए करंट भी है। दो चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेट है मतलब हमारे पास मैग्नेटिक क्षेत्र है, और हमारे पास तो दो अपना रखा है चालक, जिसमें से करंट आने वाली है। तो यहाँ पर अगर जो का सिद्धांत है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत रखा है हमने, अगर चालक हमें लंबवत रखा है तो चालक पर एक बल प्रयुक्त होता है और चालक अपने आप घूमता है। तो ये यहाँ पे सिद्धांत आपका ये होगा कि यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत हो तो चालक पर बल प्रयुक्त होता है। ये इसका सिद्धांत है। कुंडी एबीसीडी कौन से नियमानुसार घूमती है। आप सबने बच्चों पढ़ा है कि जो मोटर है वो फ्लेमिंग काम करती है। फ्लेमिंग का बायां हाथ, जैसे हम कहते हैं ना मोटर चलाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ यानी मोटर और फ्लेमिंग का दाहिना हाथ यानी जनरेटर, ये दो चीजें ध्यान रखिए।
तो इसमें कौन सा नियम काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें काम करता है। और उस नियम को अपने शब्दों में लिखो। नियम आपने पढ़ा है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से रखें कि वो दूसरे के लंबवत हो, तो जो हमारी तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, और जो मध्यमा है वो धारा की दिशा बताती है। जो जो अंगूठा होगा वो हमें चालक की दिशा बताएगा। ये आपने पढ़ा है, आप सब जानते हैं। तो आपको वहां पे उस नियम को, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, उसको आपको अपने शब्दों में वहां पर लिखना है। 5वां प्रश्न है, इस उपकरण का हम उपयोग कहाँ करते हैं? कई जगह पे मोटर का उपयोग होता है, जैसे हमारे मिक्सर, ब्लेंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखे, हेयर ड्रायर, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कार। कई जगहों पर हम ऐसे 2-4 नाम भी आप लिखेंगे तो भी बहुत है। 4 नाम आपने लिख दिए, जैसे फ्रिज लिख दिया आपने, फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, मिक्सर लिख दिया, पंखा लिख दिया, हेयर ड्रायर लिख दिया, जो बाल सुखाने का जो हेयर ड्रायर आता है। तो 3-4 नाम आपने लिख दिए तो आपका एक नंबर यहाँ पे रेडी हो सकता है। अब बच्चों देखिए, अभी यही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे कैसे पूछा है 5 नंबर के लिए। इसके पहले हमने क्या देखा कि हमें चित्र दिया गया था और उस चित्र पे हमको 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसके बजाय आपको 5 नंबर के लिए ऐसे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे मोटर का सिद्धांत लिखो, स्वच्छ और नामांकित आकृति बनाओ और उसकी रचना बताओ। तो ये भी आपको 5 नंबर के बड़े प्रश्न के रूप में आपको आ सकता है। तो इसमें आपको आपके जो आपको फिगर है इसमें, ये देखिए आपको इसमें ऐसी फिगर बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे चित्र इस सवाल में आपको फिगर दे दी गई थी, लेकिन अगर ऐसे ना पूछ के अगर वैसे पूछेगा तो आपको ये फिगर वहां पे ड्रॉ करनी है, फिगर बनानी है। और उसके बाद जो सिद्धांत मैंने बताया कि अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत है तो चालक पर एक बल प्रयुक्त होता है, वो सिद्धांत आप लिखेंगे। मोटर क्या है? मोटर विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करता है, उसको हम मोटर कहते हैं। ये सब बातें आपने पढ़ी हैं, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपने सब पढ़ लिया है। तो ये सब चीजें आप वहां पर लिखेंगे। और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों? इसमें एक आर्मेचर कुंडली होती है, आपने पढ़ा है। आर्मेचर कुंडली होती है जो लोहे का एक भाग होता है, उसके ऊपर तांबे के बहुत सारे वायर लपेटते हैं तो हमारी आर्मेचर कुंडली तैयार होती है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ABCD जो भुजा यहाँ पे दिख रही है, ये आर्मेचर कुंडली है। उसके बाद हम 2 चुंबक लेते हैं, शक्तिशाली चुंबक। तो पहला आपका जो रचना में आएगा वो आएगी आर्मेचर कुंडली, दूसरा 2 बहुत हैवी मैग्नेट्स, उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे अर्धवृत्ताकार परिवर्तक, और चौथा कार्बन के ब्रशेस, और 5वां बैटरी। तो ये सब आपने पढ़ा है, आपको टीचर ने पढ़ाया है ये सब। तो ये सब आपको वहाँ पे चित्र बना करके मोटर की परिभाषा, मोटर का सिद्धांत, मोटर के भाग, ये सब आपको इस प्रकार से आपका उत्तर आपका आएगा। तो ये ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये 5 नंबर के लिए प्रश्न इस प्रकार से भी आपको पूछ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमें मोटर के बारे में पूछा था, तो यही सेम प्रश्न हमको बच्चों जनित्र को लेके भी पूछ सकते हैं। जनित्र का आपको पिक्चर दे दिया और उसके ऊपर भाई एक कौन सा पिक्चर है, सिद्धांत लिखो, नियम लिखो। जैसे हमने देखा ना मोटर के बारे में, वैसा ही सेम आपको जनित्र का पिक्चर दे करके जनित्र के बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो अंतर क्या होगा? जनित्र किसको कहते हैं बच्चों? अब देखिए, मोटर में हमने बैटरी लगाई है, हमें वहां पे विद्युतीय ऊर्जा देनी पड़ती है, उसका रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो जनित्र में क्या होता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे जनित्र में हमको करंट देना नहीं है, करंट हमारी तैयार होगी, हम करंट को बनाने वाले हैं। तो उस प्रकार से आप इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं कि दिए गई जो फिगर है वो मोटर की है कि जनरेटर की है। उसके बाद उसका सिद्धांत आपको लिखना है। अब जनित्र का सिद्धांत क्या होगा बच्चों कि अगर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, यहाँ पे हमें कुंडली को घुमाना पड़ेगा। मोटर में कुंडली इलेक्ट्रिसिटी के बहने की वजह से घूम रही है, बट जनित्र में हम कुंडली को घुमाते हैं, बाह्य बल देके कुंडली को घुमाते हैं, तो वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है और उस वजह से चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस कुंडली में अपने आप धारा प्रेरित होती है।
तो वो आपको लिखना है। कौन सा नियम काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम करता है। उस नियम को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको जनित्र को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जनित्र का सिद्धांत लिखो, स्वच्छ नामांकित आकृति बनाओ और उसकी रचना बताओ। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको चरित्र को लेकर या जनित्र को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बच्चों बढ़ते हैं पांचवें पाठ की तरफ। तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है और हम सबका प्रिय प्रश्न है, और कई बार हम इस प्रश्न को देखे भी हैं, और बड़ा ही आसान प्रश्न है जो करने में बड़ा ही मजा आता है। गर्म और ठंडी वस्तु, आपने ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि अगर गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को हम एक साथ रख देते हैं तो गर्म वस्तु की जो ऊष्मा है वो ठंडी वस्तु को मिलती है, और ऐसी क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। ये ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है। अब इतनी बात अगर आपको पता है तो आप इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप अच्छे से रीडिंग करेंगे इसकी कि गर्म और ठंडी वस्तु को एक साथ रखने पर गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान होने तक यह क्रिया निरंतर होती रहती है। इस क्रिया में देखिए, गर्म वस्तु ऊष्मा खो देती है। अब ये सब लाइन चीजों को आप अंडरलाइन कर दीजिए। और ठंडी वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है। इन दोनों वस्तुओं की प्रणाली वायुमंडल से अलग करने पर प्रणाली से ऊष्मा अंदर भी नहीं आएगी अथवा बाहर भी नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें निम्नलिखित तत्वों का बोध होता है। गर्म वस्तु द्वारा खोई गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, और इसी को हम ऊष्मा विनिमय का तत्व या सिद्धांत कहते हैं। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। पहला प्रश्न है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है। आपने पढ़ा, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो इतना आप लिख दीजिए बस, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। बस एक नंबर तैयार है। फिर दूसरा प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के कौन से सिद्धांत का बोध होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, और हमें यहाँ पे ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत पता चलता है। अब तीसरा प्रश्न है, इस सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, देखिए, गर्म वस्तु द्वारा खोई गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ये इस सिद्धांत का मेन है। चौथा प्रश्न है, इस सिद्धांत का उपयोग पदार्थ के किस गुणधर्म के मापन के लिए किया जाता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग विशिष्ट ऊष्माधारिता के मापन के लिए किया जाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता के मापन के लिए किया जाता है। अब ये चीज इस पैराग्राफ में नहीं दी है, लेकिन अब ये आपको पता होनी चाहिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब प्रत्येक तत्व की अपनी एक कैपेसिटी होती है ऊष्मा को ग्रहण करने की। जैसे आपके किताब में एक आपको प्रयोग दिया है, यहाँ पे लोहा, तांबा और सीसा 3 लिए गए हैं गोले समान द्रव्यमान के, और उनको समान तापमान में उनको हीट दी गई है, और बाद में उनको मोम में डाल दिया गया। तो ये देखा गया जो लोहा था वो मोम में अधिक गहराई तक गया, तो और तांबा उसके अपेक्षा कम गया, सीसा बहुत कम गया। तो इसमें हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो लोहा है उसने ज्यादा ऊष्मा ग्रहण की है, और इसलिए वो उसने मोम को ज्यादा पिघलाया है और वो ज्यादा गहराई तक गया है। तो इसी को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट यानी हर तत्व के लिए अलग अलग, ये सेम नहीं है, ये समान नहीं है, विशिष्ट है, हर तत्व का एक विशिष्ट है। और इसका इस गुणधर्म की परिभाषा हमको लिखनी है। तो परिभाषा किताब में आपके दी गई है कि इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न और इनके 5 आसान से जवाब, और आपको मिल गए 5 नंबर। तो इस प्रकार से आप आसानी से ये प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक का ही है, स्वाध्याय में से ही है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों, ये एक आलेख है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब इस आलेख को लेकर के भी देखिए बच्चों 5 सवाल बनते हैं।
अब इस आलेख में ये आलेख क्या दर्शा रहा है, ये पहला प्रश्न है। तो आलेख को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको समय दिया गया है, यहाँ पे आपको समय दिया है और यहाँ देखिए तापमान दिया गया है, समय तापमान। तो जो ये आलेख है आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह आलेख तापमान और समय दर्शाता है, तापमान और समय का संबंध दर्शाता है। इसमें आप लिख दीजिए। देखिए आलेख में आप देख सकते हैं यहाँ पे समय दिख रहा है, समय 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, ऐसे आपको समय दिख रहा है। तो यहाँ पे समय और ये उसके अनुसार, और ये तापमान, तापमान 10, 20, 30, 40। तो ये जो आलेख है ये तापमान और समय के बीच का संबंध आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि तापमान और समय का संबंध। तो 1 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है बच्चों, रेख ए बी क्या दर्शाती है? ये जो आलेख यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, रेख ए बी क्या दर्शाती है? नाउ कम टू ए बी। अगर आप ए बी को ध्यान से देखें तो इस स्ट्रेट लाइन है ना, और मतलब यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, टाइम 2 मिनट है, फिर 4 मिनट है, 2 मिनट है, फिर 4 मिनट है, समय बढ़ रहा है। ए पर जो मिनट है, समय है वो 2 मिनट का है, और बी पर जो मिनट है वो 4 मिनट का है। तो समय बढ़ रहा है, लेकिन तापमान अगर आप देखें तो तापमान 0 पे ही स्थिर है, तापमान नहीं बढ़ रहा है। समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तापमान नहीं बढ़ रहा है। यानी तापमान जो है वो स्थिर है, तापमान स्थिर है। और हो क्या रहा है देखिए, बर्फ और पानी, मतलब बर्फ से पानी भी बन रहा है, बर्फ यानी ठोस रूप और पानी यानी द्रव रूप। तो यहाँ पे पानी का जो रूपांतरण है धीरे धीरे, जो बर्फ का रूपांतरण धीरे धीरे किस में हो रहा है, पानी में हो रहा है। बर्फ से पानी बन रहा है, मतलब ठोस से द्रव बन रहा है, लेकिन तापमान जो है वो स्थिर है, तापमान नहीं बढ़ रहा है। हम ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो ए भी हमको क्या दर्शाता है, ए भी हमको यह दर्शाता है कि स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण। हमको भी इतना लिखना है कि ए बी हमें दर्शा रहा है, ए बी पर जो तापमान है वो 0 है, तापमान नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तापमान नहीं बढ़ रहा है, तापमान स्थिर है। तो हमें लिखना है कि स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण दर्शा रहा है। बस इतना आपको लिखना है, आलेख को देखकर समझ करके आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है बच्चों आपको कि द्रवणांक मतलब क्या? द्रवणांक मतलब आप सबने पढ़ा है कि जिस स्थिर तापमान पर ठोस का रूपांतरण द्रव में होता है, उस स्थिर तापमान को द्रवणांक कहते हैं। तो ये आपको वहां पे उत्तर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेख बीसी क्या दर्शाती है? अब आप देखो यहाँ पे जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन जो है इसमें तो तापमान देखिए कैसे बढ़ा है, 0 से हो गया है 100, है ना, तापमान 0 से हो गया है 100। तो आपको वही लिखना है कि बीसी जो है वह पानी का तापमान 0 से, क्योंकि यहाँ पे पानी बन चुका, पानी के बाद यहाँ जब बर्फ का रूपांतरण हो गया पानी में, सारी बर्फ का रूपांतरण पानी में हो गया और हम और हीट दे रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, 0 से तापमान 100 तक बढ़ गया। तो बीसी हमको दर्शा रही है कि पानी का तापमान 0 से लेकर के 100 तक की वृद्धि हमको दिख रही है इसमें, ये आपको लिखना है। उसके बाद है अंतिम प्रश्न, रेख सीढ़ी को पानी का क्या कहते हैं? अब आप यहाँ पर अगर, अब सीढ़ी आप देखो तो सीढ़ी फिर से एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए 100 पर समय बढ़ रहा है, सी पर अगर टाइम देखें अगर आप, तो देखिए सी पर टाइम लगभग 20-22 है और डी पर टाइम हमारा 34 है। द टाइम हमारा बढ़ रहा है, समय और हम ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी हम दे रहे हैं, तो तापमान बढ़ना चाहिए ना। तो समय हमारा बढ़ रहा है, हम गर्म करते जा रहे हैं, हम 22 मिनट से लेके हम 34 मिनट तक हम ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन हमारा टेम्परेचर है वो 100 स्थिर है। और यहाँ पे हो क्या है, द्रव का रूपांतरण वायु में हो रहा है। जो पानी हमारा है वो 100 तक उबल गया, अब 100 के उबलने के पश्चात तापमान नहीं बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे वो पानी का रूपांतरण किसमें हो रहा है, गैसीय अवस्था में हो रहा है, गैसीय अवस्था में हो रहा है। और जब अवस्था परिवर्तन होता है ना बच्चों, तो तापमान स्थिर रहता है। ये चीज ध्यान में रखिए, जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए तापमान स्थिर था क्योंकि ठोस का रूपांतरण पानी में हो रहा था,
अवस्था परिवर्तित हो रही थी, तो तापमान स्थिर था। फिर उसके पश्चात यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रही है, द्रव से वायु बन रही है, तो यहाँ भी जो तापमान है वो स्थिर हो रहा है, क्योंकि अब क्या होता है, जो ऊष्मा मिलती है वो ऊष्मा, अब ये द्रव है ना, द्रव के जो अणु है उसके बंध को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। वो बंध टूटेगा तभी उसका अवस्था परिवर्तित होगा, तभी वो वायु रूप में आएगा। तो यहाँ जो हम ऊष्मा दे रहे हैं उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, उसका उपयोग इस द्रव के जो अणु है उसके बंध को तोड़कर उसका उससे वायु बनने में हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब स्थिर तापमान पर द्रव से वायु बन रहा है, इसका मतलब ये हमें पानी का क्वथनांक दिखा रही है। क्वथनांक यानी जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है, उस स्थिर तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर तापमान स्थिर है और पानी का रूपांतरण वायु में हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो सीढ़ी है ये हमको पानी का क्वथनांक दर्शा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 5 प्रश्न और उनके 5 जवाब आपके सामने हैं। तो आपके पहले पार्ट से लेके 5वें पार्ट में जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे वो मैंने आपको दिए और आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और अब अगर आपको कोई भी शंका है बच्चों तो आप पूछिए। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो बोलिए। जी सर, बच्चों को कुछ पूछना है सर तो पूछ सकते हैं। साबरीन खान, साबरीन खान। हेलो मैम। हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ बेटा मैम बोलो। जनित्र का चित्र कौन सा है जो आपने बोले थे बनाने का, ऐसा नामांकित करने का? जंत्र का फिगर बेटा आपको किताब में दिया है, आप देखो ना आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको सिर्फ मोटर लिया, मोटर जैसे मोटर के ऊपर प्रश्न है वैसे ही लेकर आपको चरित्र के ऊपर आपको प्रश्न। आपके घर में बहुत आवाज हो रही बेटा। अरे हाँ तो एक मिनट, अब पेज नंबर 60 पर आप कंचन। देखिए, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 पर आप देखिए, आपको पिक्चर है जंत्र का। सबरीन सर, सबरीन को, साबरीन का माइक म्यूट हो गया है। अच्छा सर कंचन ठीक। जायसवाल, कंचन जायसवाल। कंचन, हाँ बोलो बेटा। हेलो हेलो कंचन। हेलो हाँ कंचन बोलो बोलो। मैम, मैं मानसी हूँ। तो मेरे को प्रश्न नंबर 1 का 5वां सवाल नहीं समझ में आया, आवर्त सारणी का। अच्छा एक मिनट, हाँ जरा ये प्रेजेंटेशन। पिंकी मैडम। जी सर मैंने सुना, मैं बता रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये बहुत से बच्चों का माइक चालू है ना। ओके हाँ, ओके। बंद करता हूँ सबका माइक। हाँ मानसी, मानसी, हाँ मैम। हाँ आपको ये 5वां प्रश्न नहीं समझा ना आपको? हाँ, ये वाला। देखो बेटा, ये आवर्त सारणी में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर त्रिज्या कम हो रही है, इस कथन को आवर्त सारणी के आधार पे स्पष्ट करो। तो आपको इसमें क्या दिखाना है कि हम किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं, तो जैसे आप एक आवर्त में गए, फॉर एग्जांपल आप तीसरे आवर्त में गए है ना, तो तीसरे आवर्त में अगर आप गए तो आपको ये पता है कि तीसरे आवर्त के सभी तत्वों के पास कक्षाएं 3 ही होंगी, है ना? हाँ, 3 ही होगी। हाँ, तो
कक्षाएं 3 ही होंगी, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा, है ना? हाँ तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे हम बाएं से दाहिने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कक्षा वही है, कक्षा 3 ही है, कक्षा नहीं हाँ। बढ़ रही है। तो क्या होता है, जो अंतिम कक्षा है उसी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या हो रही है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, जिसकी वजह से जो केंद्रक है और जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, उसके बीच का आकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ता है और त्रिज्या क्या होती है? कम होती है, आकार क्या होता है? छोटा होता है। आपको इसमें यही उत्तर देना है बेटा कि हम आवर्त में हम जाएंगे बाएं से दाएं तो कक्षा समान होती है और परमाणु क्रमांक में क्रमशः वृद्धि होने की वजह से केंद्र और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, त्रिज्या कम होती है और आकार बढ़ेगा, आकार कम होगा। यही आपको आंसर इसमें देना है। हेलो मानसी। Yes, Rishit, done. हेलो। हेलो। हाँ सर, और कोई हाँ, बच्चा? मानसी बोलो बेटा। हाँ सर, समझ गए। ओके ओके ओके, अभिषेक। गुड। अभिषेक बोल। टीचर हाँ हाँ बोलो बेटा। टीचर ऐसा सारे प्रश्न टेलीग्राम पे भेज देना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टेलीग्राम पे भेज देंगे बेटा आपको। ओके, और कोई? हेलो सर। हाँ हेलो मैडम। सर ये ओके। प्रश्न टेलीग्राम पे मैं डाल दूं कि सर आप डालेंगे? दिनेश सर के पास भेजिए। अच्छा So I ठीक है, leave, sir. हाँ सर है, ठीक है सर। सर है। Thank you, sir. Bye. जी। ओके मैडम, ठीक है फिर। और कोई है बच्चा सर? हो गया? नहीं ना, कोई नहीं मैडम। ओके सर, तो फिर फिनिश करें सर, खत्म करें। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ दिनेश सर।